नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ये युद्ध जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है ये रुकने वाला है। 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते लगेंगे और युद्ध रुक जाएगा। और उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरह से कहा, जो परिस्थितियां बनी हैं, उनमें से एक बात उभर कर आ रही है कि इस युद्ध से अमेरिका बाहर निकलने के लिए बेचैन है। उसका कारण ये है कि अमेरिका के अंदर जिस तरह से ट्रंप का विरोध हो रहा है, उनकी पॉपुलर रेटिंग जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है। नवंबर में उनके यहाँ मिड टर्म पोल होने वाला है और ट्रंप को मालूम है कि अगर मिड टर्म पोल हार गए तो उनकी सरकार लेम डक हो जाएगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इस युद्ध से वो निकलना तो चाहते हैं। सवाल ये है कि हार गए कि जीत गए, क्योंकि हारने तो गए नहीं थे और जीत गए इसका दावा तो इतनी बार कर चुके हैं कि अब कौन सा दावा सही था पता करना मुश्किल है। तो जो क्रिकेट में बात कहते हैं कि जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक मैच के बारे में कोई भविष्यवाणी हार जीत की मत कीजिए। उसी तरह से जब तक आखिरी मिसाइल गिरना बंद नहीं होती है तब तक कौन जीता कौन हारा इसका आकलन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होती है मिड टर्म रिव्यू। तो युद्ध जहां आज खड़ा है, जिस स्थिति में है, उसमें तो उसका रिव्यू होना चाहिए, उसका आकलन होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर देखें तो अमेरिका को हासिल क्या हुआ, अमेरिका का नुकसान क्या हुआ, ईरान को क्या मिला, इजराइल को क्या मिला, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। हमारे एक फ़ौजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJS ढिल्लों। उनकी बात मैंने सुनी, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उससे इस पूरे मामले को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा जब पॉलिटिकल एम तय होता है तब उसके आधार पर मिलिट्री एम तय किया जाता है, और जब मिलिट्री एम तय किया जाता है तो उसके आधार पर मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और जब मिलिट्री स्ट्रेटजी बन जाती है तब होता है मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला। अब आप जरा इस कसौटी को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने जो किया उस पर उनको परख कर देखिए। तो आपको जब से युद्ध शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले से डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उससे आपको पता चलेगा, एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कोई पॉलिटिकल एम था ही नहीं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में किया उस तरह से या उससे थोड़ी मुश्किल से जो है ईरान पर कब्जा कर लेंगे और जीत हो जाएगी। वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उनके पॉलिटिकल एम में जो था, सबसे टॉप पे था रिजीम चेंज। तो उसका पहला कदम था उनका जो सबसे बड़ा मजहबी नेता था अली खामनेई, उसको रास्ते से हटाना। अमेरिका ने उसको रास्ते से हटा दिया। उसके साथ साथ उसका जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का स्ट्रक्चर था उसके 49 लोगों को मार दिया, और उसके बाद जो बना उसको मार दिया। तो मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, वहाँ मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप में ज़्यादा अंतर नहीं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका कोई मतलब नहीं है, वो कठपुतली है मिलिट्री लीडरशिप की। और मिलिट्री लीडरशिप की बात करें तो IRGC के ठिकानों पर, उसके हेडक्वार्टर पर इजराइल और अमेरिका ने खूब हमले किए हैं। तो जो पॉलिटिकल एम था कि रिजीम चेंज का, वो तो हो नहीं रही। और रिजीम चेंज कहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के बिना होती नहीं है, और वो करने की न तो इस समय क्षमता है और न तो व्यवहारिक रूप से अमेरिका इजराइल के लिए वो संभव है। रिजीम चेंज मैं शुरू से कह रहा हूँ कि अगर होगी तो युद्ध रुकने के बाद, जब ईरान के लोग देखेंगे कि उनके देश का हाल क्या हो गया। अमेरिका को तो वो दोषी मानेंगे ही, अमेरिका दुश्मन है ही, लेकिन उनके अपने लोगों ने किस हाल में उनको पहुंचा दिया, जब ये देखेंगे तब रिजीम चेंज का वातावरण बनना शुरू होगा। तब लोग सड़कों पर आएंगे। जो ट्रंप को उम्मीद थी कि वो हमला करेंगे, खामेनेई को मार देंगे और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, उन्होंने कहा था मैं वातावरण बना रहा हूँ, आप आइए और अपने देश का कब्जा लीजिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। और अभी जब तक युद्ध चलेगा उसके होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा जो लक्ष्य था रिजीम चेंज, वो हुआ नहीं, या कहें आधा हुआ। खामेनेई को मार दिया, उसका पूरा लीडरशिप का स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म कर दिया। IRGC का जो लीडरशिप का स्ट्रक्चर था उसमें बहुत बड़ी तबाही कर दी। इसके अलावा दूसरा एम था कि ईरान
परमाणु हथियार बनाने की हालत में न रह जाए। आपको याद होगा जून 2025 में भी 12 दिन का युद्ध हुआ था। उसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है हमने। तो फिर सवाल यह है कि इस युद्ध में उसको खत्म करने की ज़रूरत कहाँ से आ गई? जिसका वो खुद ही दावा कर रहे थे कि ख़त्म कर दिया है, उसको फिर से ख़त्म करने की बात कहाँ से आ गई? तो ये हुआ कि ये ख़त्म नहीं हुई थी, उसको डैमेज ज़रूर हुआ था, नुकसान ज़रूर पहुँचा था। ये भी स्पष्ट हुआ कि लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम को वो 60% एनरिच कर चुका है। तो ईरान बहुत तेज़ी से परमाणु हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा था, ये सच्चाई है। ये जो बातें आ रही कि ईरान का कोई इरादा नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि खामेनेई ने जो है फतवा जारी कर दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तो खामेनेई ने तो ये भी फतवा जारी किया था कि ईरान 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाएगा। डिएगो गार्सिया जो पहुंची मिसाइल, वो 400 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करके पहुंची। तो इसका मतलब ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसका दावा कोई कर नहीं सकता। जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको उसने कहाँ कहाँ छिपा रखा है, इसको इजराइल और अमेरिका खोज नहीं पाए। तो तीसरा लक्ष्य था कि उसको खोजकर बाहर निकालना और ईरान से बाहर निकालना, वो पूरा नहीं हुआ है। और इसके अलावा ट्रंप की ये कोशिश थी, बल्कि कहे चाहत थी, कि वो ईरान के तेल भंडार पर कब्जा कर ले, उसका जो ऑयल ट्रेड है उस पर कब्जा हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करा दे ईरान के कब्जे से या ईरान के खतरे से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त कराना तो दूर, जो स्थिति युद्ध से पहले थी उससे भी बुरी स्थिति में डालकर जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब पूरी तरह से ईरान ने कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया से मतलब अब वो तय करेगा कि किसका जहाज इस रास्ते से जाएगा, किसका नहीं है। ये इंटरनेशनल वाटरवे है, किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। लेकिन जियोग्राफिकल स्थिति ईरान की कुछ ऐसी है कि वो जब चाहे जिस भी शिप पर चाहे हमला कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। अब खबर ये आ रही कि उनकी पार्लियामेंट ने ये प्रस्ताव पास किया है कि भविष्य में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर शिप को एक टोल टैक्स देना पड़ेगा। अमेरिका इसको कैसे रोकेगा? और ये कहा कि ये सुविधा जो है अमेरिका और इजराइल को नहीं मिलेगी और अमेरिका और इजराइल के दोस्तों को भी नहीं मिलेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने की बजाय, जो अमेरिका के एक्शन की वजह से बंद हुआ, और संकट में डालकर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा दिखाई दे रहा है। इजराइल का लक्ष्य क्या था? अमेरिका के तो लक्ष्य डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ही पता चलता है कि बहुत सारे थे। इसलिए वो किसी भी मुद्दे को उठाकर कह सकते हैं कि हम जीत गए, हमने खामेनेई को मार दिया, हम जीत गए। IRGC के जो टॉप लीडरशिप थी उसको मार दिया, जीत गए। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसको लगभग ख़त्म कर दिया, हम जीत गए। इस तरह के तमाम दावे करके वो अपनी जीत की घोषणा कर सकते हैं। इजराइल का लक्ष्य क्या था? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इस मौके का हम 45 साल से इंतज़ार कर रहे थे। ईरान 46 साल जब से वहाँ पर जो है इस्लामी शासन आया, एक ही नारा था, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ईरान का मानना था और है कि इजराइल नाम के देश का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। तो इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान, उसको समाप्त करना ही उसका उद्देश्य था। इजराइल इस उद्देश्य में इस मामले में सफल हुआ है कि उसने ईरान की जो मारक क्षमता थी, जो अटैक करने की उसकी जो ताकत थी, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। ये ऐसा नहीं है कि ईरान अब कुछ भी हमला करने की स्थिति में नहीं है, अभी बहुत स्थिति में है। लेकिन आप तुलना जब करेंगे तो तुलना आपको जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले जो उसकी ताकत थी और आज जो है उससे करना पड़ेगा। दूसरा काम इजराइल ने ये किया कि पूरे ईरान को एक तरह से भुतहा शहर बना दिया, घोस्ट नेशन बना दिया। केवल तेहरान को घोस्ट सिटी नहीं बनाया, पूरे ईरान को घोस्ट नेशन बना दिया। खंडर है, गिरी हुई बिल्डिंग्स है, तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे सब खत्म कर दिए। वैसे भी इस रिजीम ने कुछ ज़्यादा बनवाया नहीं था, लेकिन जो था वो भी ख़त्म हो गया।
उनका जो डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान पहुंचा है। तो आने वाले समय में पानी का संकट होने वाला है, गर्मी आने वाली है। ईरान भी अपना पूरा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। अब एक तीसरा पक्ष है इस युद्ध में, खाड़ी के देश, अरब देश। उनको भी इजराइल की ही तरह ईरान से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट महसूस हो रहा है कि ईरान अगर बना रहा, ईरान अगर ताकतवर रहा तो वो हमें ख़त्म कर देगा। तो वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि जो काम शुरू किया है उसको ख़त्म करके जाओ। लेकिन ट्रंप पर इन सब बातों का असर नहीं पड़ता। ट्रंप इमोशनल आदमी नहीं है, ट्रंप ट्रांजैक्शनल आदमी है। वो बिजनेस समझते हैं, वो डील समझते हैं। इसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए कि अमेरिका को इस युद्ध से फ़ायदा क्या हुआ। हम रोज़ बात कर रहे हैं कि वहाँ गैसोलीन महंगा हो गया, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका का साथ देने के लिए नेटो के देश नहीं आए, यूरोप के देश नहीं आए, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले आर्थिक जगत में क्या माहौल था, क्या चर्चा थी? डी-डॉलराइजेशन की। वो चर्चा आपको सुनाई देती है? आज दुनिया की लगभग हर करेंसी की तुलना में डॉलर मजबूत हुआ है। तो ये डी-डॉलराइजेशन की बजाय इस युद्ध ने 1 महीने के री-डॉलराइजेशन कर दिया है। अमेरिका की करेंसी मजबूत हो गई है। अमेरिका ने अपना तेल महंगे दाम पर बेचा है, इस मौके का फ़ायदा उठाया है। उसके अलावा अमेरिका ने इस दौरान हथियार बेचे हैं और युद्ध रुक जाएगा उसके बाद भी अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है। ये जितने खाड़ी के देश हैं, जितने नेटो संगठन के सदस्य देश हैं, इनको कह दिया है पहले से ही कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालो। तो ये कैसे संभालेंगे? सब हथियार खरीदेंगे, सब अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिका की जो हथियार फैक्ट्रियां हैं वो और तेज़ी से काम करेंगी, उसका हथियार और ज़्यादा बिकेगा। क्योंकि सवाल ये है कि कहाँ से खरीदेंगे वो। जहाँ से खरीद सकते हैं उसमें से सबसे बड़ा देश है अमेरिका। उसके बाद कह सकते हैं आप चीन और रूस की बात कर सकते हैं। तो चाहे यूरोप के देश हों चाहे खाड़ी के देश हों, वो रूस से तो नहीं खरीदने वाले और वो चीन से भी नहीं खरीदने वाले। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखा दिया कि चीनी जो इक्विपमेंट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है और दूसरे सिस्टम हैं, वो विश्वसनीय नहीं है, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तो पैसा लगा के कोई ऐसा सामान क्यों खरीदना चाहेगा जो संकट के समय में उसका साथ न दे पाए। तो कुल मिलाकर बचता है अमेरिका, और अमेरिका को इससे ज़्यादा फायदा और क्या होगा। दूसरा देश जो बचता है वो है भारत। भारत इस मामले में अभी उभरती हुई शक्ति है। भारत अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी गुणवत्ता वॉर टेस्टेड है। अमेरिका, रूस और भारत 3 देश ऐसे हैं, इजराइल को भी शामिल कर लें, जिनके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो वॉर टेस्टेड हैं। चाइना के इक्विपमेंट वॉर टेस्टेड नहीं हैं और किसी भी हथियार का असली उसकी परीक्षा जो है वो युद्ध के समय ही होती है। चीन किसी के साथ युद्ध में गया नहीं। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसमें चीन ने पाकिस्तान को दिए ये हथियार और वो सब फिसड्डी साबित हुए। और उसके बाद देखिए जो ये नुकसान हुआ है, चाहे अरब देशों का हुआ हो और चाहे और दूसरे देशों में, उनके रिकंस्ट्रक्शन का ठेका किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को। तो ये मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हार में जीत है उनकी। अभी वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो जो लक्ष्य लेकर आए थे, जो उद्देश्य लेकर आए थे, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ पूरी तरह से। जो भी उनको सफलता मिली है आधी आधी मिली है। लेकिन ईरान में जो बर्बादी हुई है वो पूरी पूरी हुई है। ये युद्ध चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ IRGC की वजह से, कि हम हार नहीं मानी। ये ठीक है कि ईरान जो है उसने हार नहीं मानी है, सरेंडर नहीं किया है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता रोज कम हो रही है और उसके लिए बहुत लंबे समय तक सरवाइव करना मुश्किल है। सरवाइव सेंस में कि ऐसा नहीं है कि वो इजराइल और अमेरिका को हरा देगा, वो नुकसान पहुंचाने की हालत में बना रहेगा। तो एक इरिटेंट बना रहेगा ईरान, कमजोर होकर भी।
और जो उसने हथियार बनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, वो उसका मास्टर कार्ड है। उसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ होता तो दुनिया में किस देश को परेशानी होती। और परेशानी को बढ़ाने के लिए ईरान ने अरब देशों के तेल और गैस के जो ठिकाने उन पर हमला किया। कतर की जो एलएनजी की कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसका लगभग 30% से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। उसको कितने बरस लगेंगे रेस्टोर करने में, फिर से शुरू करने में, कोई नहीं जानता है। तो ईरान, पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जो देश आतंकवादी संगठन खड़ा करता हो, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान ने किए हैं। जिस देश की पूरी रिजीम ही आतंकवाद पर चलती हो, वो भला किसी का मित्र कैसे हो सकता है? वो ट्रांजैक्शनल हो सकता है। उस ट्रांजैक्शनल होने के आधार पर आप मित्र कह सकते हैं सिर्फ। दूसरा, इस युद्ध में चीन और रूस दोनों सीधे नहीं आए, ईरान की मदद में नहीं। दोनों ईरान के दोस्त हैं। चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है, जो इससे पहले काम किया ट्रंप ने, वेनेजुएला का ज़्यादातर तेल चीन जाता था। अब अमेरिका तय करेगा कहाँ जाएगा, और अमेरिका ये तो नहीं तय करने वाला कि चीन जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितने दिन ये समस्या रहेगी, टेंशन रहेगा, चीन के लिए भी समस्या होगी, क्योंकि ईरान का सबसे ज़्यादा तेल चीन को जाता है। तो इस युद्ध में चाहे अभी 2 हफ्ते बाद खत्म हो या 3 हफ्ते बाद खत्म हो, कोई क्लियर विनर नहीं होगा, लेकिन लूज़र कई होंगे। बल्कि मेरा कहना है कि पूरी दुनिया होगी। नुकसान पूरी दुनिया का हुआ है, और आने वाले कई वर्षों तक इस नुकसान की भरपाई होना मुश्किल है। अमेरिका इस युद्ध से बहुत तेज़ी से निकल जाने की कोशिश में है, और ट्रंप की घरेलू मोर्चे पर जो स्थिति हो गई है, और जिस तरह से उनको समर्थन नहीं मिला है मित्र देशों का, चाहे वो यूरोपीय देश हो या बाकी नेटो के सदस्य देश हों, उससे उनको बड़ी निराशा हुई है। उनको अब लग रहा है कि इस युद्ध में वो अकेले पड़ गए हैं। जिन लोगों से उम्मीद थी साथ की, इसका दोष उन लोगों का नहीं, ट्रंप का ही है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों को अपमानित किया, उसके बाद यही होने वाला था। तो अमेरिका कम और ट्रंप ज़्यादा पूरी दुनिया में एक तरह से अलग थलग पड़ गए, और अब घरेलू मोर्चे पर भी उनके लिए संकट बढ़ रहा है। इसलिए उनको अब इस युद्ध से कुछ मिलना नहीं है। उनको समझ में आ गया है कि इस युद्ध में ज़्यादा समय तक रहने से नुकसान उनका बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि इजराइल क्या स्टैंड लेगा। लगता नहीं कि अमेरिका निकलेगा तो इजराइल भी निकल जाएगा। तो इसलिए इजराइल की ओर से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है जो जिस तरह का बयान ट्रंप की ओर से आ रहा है। तो इस युद्ध के पूरी तरह से खत्म होने की अभी फिलहाल निकट भविष्य में उम्मीद नहीं दिखाई देती, लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका इस युद्ध से निकल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।